अस्सलाम वालेकुम क्लास। अच्छा क्लास, आज हम टॉपिक पढ़ने लगे हैं लॉ, सोर्सेज ऑफ लॉ एंड काइंड्स ऑफ लॉ। ठीक है, लॉ वाला पूरा एक टॉपिक शुरू करने लगे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं द टर्म लॉ इज़ यूज्ड इन डिफरेंट सेंसेस इन वेरियस साइंस। बेसिकली इट मीन्स द यूनिफॉर्मिटी ऑफ अ थिंग और फिनोमिना, यानी किसी भी वो जो लॉ कह रहा है कि वो डिफरेंट सेंस में यूज़ हो सकती है। आपने किसी में यूनिफॉर्म लाना है, यूनिफॉर्मिटी लानी है, बैलेंस लाना है, ठीक है, और एक्शन के अंदर, बिहेवियर के अंदर या किसी भी फिनोमेना में, तो इसका मतलब ये लॉ का मतलब लिया जाता है। द वर्ड लॉ डिनोट्स दिस सेंस etymologically also. It is derived from the old German word lag, which means something fixed in is unchanging, यानी ऐसी चीज़ को फिक्स करना जो अनचेंज हो रही हो। डेफिनेशन ऑफ लॉ, अरिस्टोटल के मुताबिक whatsoever the ruling party of the state shall enact, जो भी आपकी रूलिंग पार्टी है ऑफ द स्टेट शेल इन एक्ट, ये अरिस्टोटल ने लॉ को डिफाइन किया। I.H. ग्रीन कहते हैं द सिस्टम ऑफ राइट्स एंड ऑब्लिगेशन विच द स्टेट इन्फोर्सेस। ये बड़ी अच्छी डेफिनेशन है। वो कह रहा है बेसिकली क्या है, द सिस्टम ऑफ राइट्स, आपके क्या हकूक़ हैं, क्या ऑब्लिगेशंस हैं, और स्टेट इन चीज़ों को इन्फोर्स करती है। अच्छा, लॉ के सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं? देखो, एक तो हमारा पुराना ट्रेडिशन, कस्टम, हमारी रवायात है, मैं भी आपको जनरल बता रही हूँ। फिर हमारा मज़हब आ जाता है, एक बहुत बड़ा है। फिर आपकी सराउंडिंग्स, आपके वाक़यात, तो इन चीज़ों से ही आपके कानून बनते हैं। एक कानून है हमारा शरई कानून, ठीक है, एक हमारे पुराने कस्टम से चलता आ रहा है। द फॉलोइंग आर द 6 सोर्सेज ऑफ लॉ, custom or usage. It is the earliest source of law. A custom is the habit of the people handed down to them from generation to generation as their traditions. Custom basically क्या है, एक इंसान की हैबिट है लोगों की, जो एक हाथ से दूसरे हाथ, यानी जनरेशन टू जनरेशन चलती आ रही है। It deals with such affairs and relations which occurs repeatedly in the social life of the people. वहाँ पे रहने वाले लोगों की ज़िंदगी में जो बार बार चीज़ें अकर हो रही होती हैं, वो आपका ये डिफ़ाइन कर रहा होता है। आपका एक कस्टम बन जाता है ना एक, तो उसके मुताबिक It deals with such affairs and relations which occur repeatedly in the social life of the people, like agricultural operation and relations, marriage, family relation etc. ठीक है, तो वो किससे डील कर रहा है? ऐसी अफेयर्स हैं जो आपकी ज़िंदगी में बार बार हो रहे हैं, लोगों की ज़िंदगी में बार बार हो रहे हैं, और वो एक कोई भी हो सकता है। वो आपकी ज़राअत से रिलेटेड हो सकता है, कोई मैरिजेस से रिलेटेड हो सकता है, फैमिली से रिलेटेड हो सकता है। तो फिर उन चीज़ों को, रवायात को देखते हुए कानून बनाया जाता है। फिर है जी रिलीजन, मैजिक एंड सुपरस्टिशंस हैव बीन वेरी ओल्ड सोर्सेज ऑफ लॉ। इन अर्ली एजेस पीपल फॉलोड द पर्सपेक्टिव एंड रूल्स ऑफ देयर रिलीजन विच दे बिलीव दैट डिसओबीडियंस ऑफ डिवाइन लॉज वुड बी पनिश्ड बाय डिवाइन। वो ये कहते हैं कि कुदरत का कानून, यानी जो अल्लाह ताला का दिया गया कानून है, उसको फॉलो करते थे, और अगर आप उसको डिसओबे करोगे तो आपको सज़ा मिलेगी। फॉर इंस्टेंस द मुस्लिम्स लॉ ऑफ शरिया इज डराइव्ड फ्राम द कुरान एंड हदायत। द हिंदू लॉ इज डराइव्ड फ्राम द हिंदू धर्मा और शास्त्रा। ठीक है, तो ये आपके जो मज़हब हैं, जो आपका रिलीजन है, ये से आप कानून बनाते हो। जिस तरह क्रिश्चियंस अपनी किताब से बनाते हैं, ज्यूज़ अपनी किताब से बनाते हैं, कुरान पाक में हमें हदीस और कुरान की मदद से हम अपना शरई कानून बनाते हैं। कुछ चीज़ें अल्लाह ताला ने कुरान में वाज़ह कर दी हुई हैं, जहाँ पे वो वाज़ह नहीं होती तो वो हदीस से मदद लेके पूरा कानून है आपके पास वरासत का कानून है, आपके पास सज़ाओं का कानून है, हर चीज़ का कानून अल्लाह ताला ने आपको आपकी बाउंड्रीज़ बता दी गई हैं। फिर जुडिशल डिसीजंस,
Judges are primarily concerned with the adjudication और सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट अकॉर्डिंग टू एग्जिस्टिंग लॉ। अच्छा, सम टाइम ऐसा होता है कोई जज जोन सा है, एक कानून बना हुआ है, ठीक है, उसकी एक जुरिस्डिक्शन है, यानी उसकी एक रिस्ट्रिक्शन है, एक एरिया है जिसमें वो कानून बना रहे होते हैं। सम टाइम एक ऐसा फैसला आ जाता है जो कानून जिस पे भी नहीं बना हुआ था, तो वो एक नया कानून बन जाता है, वो एक प्रेसिडेंस सेट हो जाता है, ठीक है। तो वो भी आपके कानून के अंदर लिख लिया जाता है, कोई फैसला ऐसा, कोई सेटलमेंट ऐसी, ठीक है। बट समटाइम्स अ केस मे बी ऑफ सच अ नेचर दैट एग्जिस्टिंग लॉ मे नॉट कवर इट फुली, यानी कोई ऐसा केस आपके पास आ जाता है तो जो आपके पास एग्जिस्टिंग लॉ है वो उसको पूरा तरह कवर नहीं कर रहा होता। इट्स सो दैट द जज वुड इंटरप्रेट द एग्जिस्टिंग लॉ एंड वुड बिकम अ प्रेसिडेंट फॉर अदर courts to follow. The decision of the judges are considered to be equivalent to the legislative acts because the judicial power is included in sovereignty of the state, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि सम टाइम ऐसा कोई आपके पास केस आ जाता है जो सारा उसको फुली कवर नहीं कर रहा होता, तो जज जो इंटरप्रेट करता है या एक नया फ़ैसला देता है वो दूसरे जजेस के लिए भी रोल मॉडल बन जाता है और वो आपकी लेजिस्लेशन एक्ट में लिखा जाता है कि ये भी हो सकता है। तो फिर आप उस फैसले को जहन में रखते हुए या क्लेम करते हुए बाकी सारे फैसले कर सकते हो। एक नया कानून बन गया और फिर वो आपका उसके मुताबिक ही होगा, ठीक है। फिर इक्वालिटी, द टर्म इक्वालिटी मीन्स जस्टिस और फेयरनेस। इन लॉ इट मीन्स द पावर ऑफ जज टू डिसाइड अ केस अकॉर्डिंग टू हिज सेंस ऑफ जस्टिस, ठीक है। ऑर्डिनरी अ जज एडमिनिस्ट्रेटिव अ लॉ और अ डिस्पेंस लीगल जस्टिस, दैट इज ही डिसाइडेड केयर्स अकॉर्डिंग टू द प्रोविंस ऑफ द लॉ। तो इक्वालिटी का मतलब है कि उसने जस्टिस और फेयरनेस करना है, तो जज ने देखना है कि जो फैसला वो कर रहा है वो जस्टिस और फेयरनेस के अकॉर्डिंगली है, इक्वालिटी की बेस के ऊपर वो कानून बना सकते हैं। फिर है जी लेजिस्लेशन, यानी कानून साजी जो होती है। लेजिस्लेशन इज़ द मोस्ट मॉडर्न, द मोस्ट प्रोफाइलिक एंड द मोस्ट important source of law. Nowadays, custom, religion, and other earlier sources of law are unable to cope with fast changing and complex conditions, needs and relations of the modern life and society. In democratic and representative governments, the function is performed by the legislation और द लॉ मेकिंग ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। लेजिस्लेशन जिस तरह हमारा गवर्नमेंट का एक ऑर्गन है लेजिस्लेशन, तो उसमें क्या करते हैं, कोई भी कानून बनाना, जिस तरह टैक्स का नया कानून बना रहे हैं, हम कानून बनाते हैं जी फ़लाँ का बजट इतना होना चाहिए, वो पास करा लेते हैं। जिस तरह अभी जजेस का नया आया कि जो सुप्रीम कोर्ट पहले ये होता था जो सबसे हाईएस्ट सीनियरिटी वाइज सीनियर जज होता था वो आपका सुप्रीम कोर्ट का बन जाता था चीफ ऑफ जस्टिस। तो अब चीफ जस्टिस अब कैसे बनता है, अब ये होता है कि जो 3 सीनियर मोस्ट हैं उसके अंदर से डिसाइड किया जाएगा, नया कानून बन गया। तो इस तरह जब लेजिस्लेशन यानी आप पार्लियामेंट के थ्रू, सेनेट के थ्रू कानून साजी कर सकते हो, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो हमने अभी तक अपने 5 सोर्सेज पढ़े हैं। सबसे पहले है कस्टम, जो आपकी पुरानी रवायात हैं, और यूजेज यानी जो चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं उसके लिए। फिर आपका मज़हब आ जाता है, मज़हब आपका एक कानून का बहुत बड़ा सोर्स है, ठीक है। तीसरा आपका आ जाता है जुडिशल डिसीजन, कुछ ऐसे मामला, ऐसा केस आता है जिसके ऊपर कोई पेट आपके पास कानून साजी नहीं हुई, तो जो नया फैसला देता है जज वो आपका कानून बन जाता है। फिर है आपका इक्वालिटी, यानी जज जोन सा है वो ये देखता है कि मेरा फैसला जोन सा है वो जस्टिस और फेयर के अकॉर्डिंगली होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगला आपका सोर्स है लेजिस्लेशन, यानी लेजिस्लेशन जो आपका गवर्नमेंट का ऑर्गन है, ये आपके 5 सोर्सेज हैं लॉ के। उसके बाद हम आगे देखते हैं काइंड्स ऑफ लॉ, लॉ की कितनी काइंड्स हैं, हम इसको किस तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं। लॉज आर क्लासीफाइड इन वेरियस वेज, देयर आर एज फॉलोज, क्या क्या है, नेशनल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ऑर्डिनरी लॉ, पब्लिक लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, जर्नल लॉ, प्राइवेट लॉ, सब्सटेंटिव एंड प्रोसीजरल लॉ, criminal law and procedure, civil law and procedure, statute law,
ऑर्डिनेंस, कॉमन लॉ और इंटरनेशनल लॉ। अब हम वन बाय वन देखते हैं थोड़ा थोड़ा सबको, ये सारे कैसे क्या क्या है। नेशनल लॉ क्या है? ऑल द पॉलिटिकल और पॉजिटिव लॉ मेड बाय द स्टेट आर कॉल्ड नेशनल लॉ। वो तमाम कानून जो स्टेट गवर्नमेंट बनाती है उनको नेशनल लॉ कहा जाता है। देयर आर आल्सो कॉल्ड म्यूनिसिपल लॉज। ऑल काइंड्स ऑफ लॉ एक्सेप्ट इंटरनेशनल लॉज आर इंक्लूडेड इन द नेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ के अलावा जितने तमाम कानून होते हैं वो नेशनल लॉ के अंदर आते हैं। फिर है कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, द बॉडी ऑफ लॉ विच डिटर्मिन्स एंड रेगुलेट द पावर एंड फंक्शंस ऑफ द वेरियस ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट। ऐसा कानून जो आपकी गवर्नमेंट के जो ऑर्गन्स हैं उनको उनकी पावर और फंक्शंस को रेगुलेट करे। द रिलेशंस बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द गवर्नर्ड एंड देयर राइट्स इज़ कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन लॉ। उनके दरमियान ताल्लुक़ और उसको गवर्नर करे, ये तमाम क्या कहलाता है आपका कॉन्स्टिट्यूशन लॉ। कॉन्स्टिट्यूशन लॉ इज़ अ पब्लिक लॉ बट एवरी पब्लिक लॉ इज़ नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशन लॉ। कॉन्स्टिट्यूशन लॉ क्या है? ये एक बॉडी, ऐसी बॉडी है जो डिटर्मिन करती है आपके जितने भी गवर्नमेंट के ऑर्गन्स और डिपार्टमेंट्स हैं उनका आपस में ताल्लुक़ क्या है, ठीक है, उनके फंक्शंस क्या हैं, उनकी पावर क्या है, उनकी गवर्नेंस क्या है, ये सब आपका कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के अंदर आता है। फिर है ऑर्डिनरी लॉ, ऑल अदर नेशनल लॉज विच आर नॉट कॉन्स्टिट्यूशन लॉ आर इंक्लूडेड इन द ऑर्डिनरी लॉ। This is an important distinction between two constitutional law organizes the structure of the state while the ordinary law is made by the state. अच्छा, वो कह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के अलावा जितने नेशनल लॉ हैं वो आपके ऑर्डिनरी लॉ कहलाते हैं। हमने कहा तमाम कवानीन नेशनल लॉ हैं। नेशनल लॉ के अंदर से आपका कॉन्स्टिट्यूशन लॉ वो है जो आपके गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स ऑर्गन्स को रेगुलेट करे, उनके राइट्स बताए, उनके प्रोसीजर्स बताए, इनको गवर्नर करे, वो आपका कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है। इसके अलावा बाकी जो नेशनल लॉ आपके रह जाते हैं वो आपका ऑर्डिनरी लॉ कहलाता है। फिर है पब्लिक लॉ, इट इंक्लूड्स आर द लॉ विच रेगुलेट द रिलेशंस बिटवीन द स्टेट और इट्स डिपार्टमेंट एंड द सिटीजन। इट प्रोटेक्ट्स द राइट ऑफ द सिटीजन अगेंस्ट द स्टेट। जितने का शहरी के हकूक़ हैं ये उसको रेगुलेट करता है। एक शहरी के पास क्या क्या कानून है ये सब उसको रेगुलेट करता है आपका पब्लिक लॉ। उसके बाद है जी आपका एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, द लॉ विच रेगुलेट द रिलेशंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड द एम्प्लॉयज़ टू प्राइवेट सिटीजन आर कॉल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। The law is administrated by special codes called administrative code। ठीक है, जो रेगुलेट कर रहा होता है रिलेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड द एम्प्लॉयज़ टू प्राइवेट और गवर्नमेंट के दरमियान जो रिलेशंस को सारा रिलेट कर रहा है वो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ होता है, गवर्नमेंट और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के दरमियान। उसके बाद है जर्नल लॉ, इट डिटर्मिन्स द रिलेशंस ऑफ प्राइवेट सिटीजन्स टू द स्टेट। एक होते हैं ना गवर्नमेंट यानी जो एम्प्लॉयज़ होते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, एक होते हैं जो प्राइवेट सेक्टर्स में काम कर रहे होते हैं, तो उनका जो सा है प्राइवेट सिटीज़न का स्टेट के साथ जो रिलेशन होता है जनरल लॉ उसको रेगुलेट कर रहा होता है। और जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है वो कर रहा होता है रेगुलेट द रिलेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड एम्प्लॉयज़ टू प्राइवेट सिटीजन, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और प्राइवेट एम्प्लॉयज़ के दरमियान। और जब आपका जनरल लॉ जो सा है वो रिलेशन कर रहा है प्राइवेट सिटीज़न का स्टेट के साथ। उसके बाद है जी प्राइवेट लॉ, इट रेगुलेट्स द रिलेशंस बिटवीन प्राइवेट सिटीजन, इट डिफाइंस देयर राइट्स देयर ड्यूटीज़, द स्टेट कोरिलेट दिस लॉ एंड गारंटी लाइफ प्रॉपर्टी एंड ऑनर्स ऑफ इट्स सिटीजन्स। तमाम जो हमारे प्राइवेट लोग होते हैं उनके राइट्स क्या हैं, उनकी ड्यूटीज़ क्या हैं, ये सारे आपका प्राइवेट लॉ के अंदर आता है। सब्सटेंशियल एंड प्रोसीजर लॉ, law which create, define and describe the rights are called substantial law. Law which provides a method of protecting rights are called procedural law. Laws which create, define and describe the rights, ऐसा कानून जो राइट्स को डिस्क्राइब करे उसको सब्सटेंशियल लॉ कहते हैं।
और लॉ विच प्रोवाइड अ मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग, जो राइट्स को डिफाइन कर रहा है वो सब्सटेंशियल लॉ है, और जो मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग राइट्स को एक्सप्लेन कर रहा है वो आपका प्रोसीजरल लॉ है। क्रिमिनल लॉ, द लॉ विच प्रोहिबिट सच वायलेंस ऑफ पीस ऑर्डर एंड पनिश द क्राइम्स एंड ऑफेंसेस, वो आपका क्या कहलाता है, क्रिमिनल लॉ। यानी आपने पीस को तोड़ा, यानी अमन को तोड़ा, गुंडागर्दी की, ठीक है, तो आपको जो सज़ा मिलेगी वो आपके क्रिमिनल लॉ के अंदर आता है। और किस मेथड के तहत आना है वो आपका क्रिमिनल प्रोसीजर लॉ बताता है। सिविल लॉ के अंदर होता है आपकी प्रॉपर्टी के रिकॉर्डिंग्स, आपकी जो इनहेरिटेंस के मसाइल होते हैं, आपके कर्ज़ों के मसाइल होते हैं, ये सब आपके सिविल लॉ के अंदर आते हैं। और इसके जो प्रोसीजर्स होते हैं जिसको डिफ़ाइन करता है उसको प्रोसीजरल लॉ कहते हैं। उसके बाद है स्टैचू लॉ, द ऑर्डिनरी लॉ ऑफ लैंड इनएक्टेड बाय इट्स लेजिस्लेशन इज कॉल्ड अ स्टैचू लॉ। स्टैचू लॉ बोथ सिविल एंड क्रिमिनल लॉ, public and private law, constitution, administrative law, statute law written in a statute book. The ordinary law of land enacted by its legislator, जो आपका लैंड इनएक्टेड का लेजिस्लेटर होता है उसको आप स्टैचू लॉ कहते हो। उसके बाद है ऑर्डिनेंस, टेम्परेरी इन junction issued by the executive for dealing with some emergency। फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह करोना आया है, तो कोरोना के अंदर लॉकडाउन हो गया, तो वो कुछ वक्त के लिए, तो वो एक ऑर्डिनेंस कहलाता है। यानी आपने घरों के अंदर रहना है, बाहर निकलेंगे तो आपको दफ़ा लग जाएगी आपके ऊपर, तो वो ऑर्डिनेंस कहलाता है जो कुछ टाइम पीरियड के लिए लगता है। कॉमन लॉ होता है, इट इज़ डिराइव्ड फ्राम द कस्टम्स विच हैव बीन अडॉप्टेड बाय द कोर्ट्स एज द लॉ of the land and enforced like the statute in England. Common law is as important part of the Irish law। कॉमन लॉ होता है जो आपकी कस्टम्स की, यानी आपकी रवायात और उसके मुताबिक चल रहा होता है। हमारे कस्टम्स ये कहते हैं, हमारी रवायात ये कहती हैं, इस वजह से ये कानून ये कहते हैं। इंटरनेशनल लॉ वो है डिटर्मिन्स द रिलेशंस एंड कंडक्शन ऑफ द स्टेट, एक स्टेट का दूसरे स्टेट के दरमियान। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो वीज़ा पॉलिसी होती है, अगर कोई बंदा गैर कानूनी तौर पे चला जाए तो क्या करना है, अगर कोई कैदी बन जाए तो क्या करना है, तो ये सब इंटरनेशनल लॉ के अंदर आता है आपका। तो हमने डिफरेंट काइंड्स पढ़ी हैं, आपने एक एक लाइन इसकी याद कर लेनी है। जिस तरह नेशनल लॉ क्या है, वो आपका तमाम पॉलिटिकल और पॉजिटिव लॉ जो मेड एक स्टेट बनाती है वो सारा नेशनल लॉ कहलाता है। उसके अंदर से जो गवर्नमेंट की बॉडीज़, पावर और फंक्शंस एक्सप्लेन कर रहा होता है वो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ होता है। और कॉन्स्टिट्यूशन लॉ को नेशनल लॉ के अंदर से कॉन्स्टिट्यूशन लॉ निकाल दी तो जो बाकी बचता है वो आपका ऑर्डिनरी लॉ कहलाता है। पब्लिक लॉ जो उनसा होता है वो रिलेशन आपका रेगुलेट कर रहा होता है स्टेट और डिपार्टमेंट्स और सिटीजन्स के दरमियान। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ होता है जो रेगुलेट कर रहा होता है रिलेशन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का और एम्प्लॉयज़ प्राइवेट का। जर्नल लॉ आपका वो होता है जो रिलेशन कर रहा होता है प्राइवेट सिटीज़न का स्टेट के साथ। प्राइवेट लॉ वो होता है जो रेगुलेट कर रहा होता है रिलेशन बिटवीन प्राइवेट सिटीज़न, इट डिफाइंस देयर राइट्स, उनके राइट्स को एक्सप्लेन कर रहा होता है। सब्सटेंशियल लॉ होता है जो बेसिकली आपका डिफ़ाइन कर रहा होता है आपके राइट्स को, वो सब्सटेंशियल लॉ होता है। और राइट्स को उसको किस तरह से प्रोटेक्ट करना है वो आपका प्रोसीजर होता है। क्रिमिनल लॉ होता है जिस तरह आपने कोई ऑफेंस की है, आपने कोई जुर्म किया है, क्रिमिनल की है, आपने अमन को तोड़ा है, आपने कोई चोरी शोरी की है, कोई मर्डर की है, ये सब क्रिमिनल लॉ में आएंगे। सिविल लॉ में होता है आपके सिविल राइट्स जिसमें प्रॉपर्टी, इनहेरिटेंस और डेप्ट वगैरह के होते हैं, ठीक है। स्टैचू लॉ होता है द ऑर्डिनरी लॉ ऑफ लैंड, तो जो लैंड का इनएक्टेड लॉ होता है वो आपका स्टैचू लॉ होता है और ये बुक के अंदर लिखा जाता है। इसके अंदर सब भी आ जाते हैं, क्रिमिनल, प्राइवेट, एडमिनिस्ट्रेटिव, सब लॉ इसके अंदर आते हैं। ऑर्डिनेंस वो होता है जो टेम्परेरी तौर पे इशू किया जाता है किसी वजह से, जिस तरह मैंने कोविड की एग्जांपल की। कॉमन लॉ वो होते हैं जो आपकी कस्टम्स, वो सारी बात है ब्रिटिश का अलहदा होगा, अमेरिकन अलहदा होगा, मैक्सिको का अलहदा होगा, पाकिस्तान का अलहदा होगा। और इंटरनेशनल लॉ होता है जो दो मुल्कों के जो इंटरनेशनल होता है, डिटर्मिन्स द रिलेशन एंड कंडक्ट ऑफ द स्टेट इन देयर डीलिंग्स एंड इंटरकोर्स विद वन अनदर।
इट कंसिस्ट ऑफ रूल्स एंड कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। तो ये आपका इंटरनेशनल लॉ होता है। थैंक यू सो मच।